हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल पर। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा हूं और मेरा नाम है वसीम चौहान। बेटा, हम साइंस में जो है भौतिक विज्ञान हमने प्रारंभ किया था और भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आज मैं लास्ट पार्ट यानी कि भाग 5 आपके लिए लेकर आया हूँ। इस भाग में हम कुछ बढ़िया से टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे पहला टॉपिक रहेगा डायनेमो, है ना। आपने ट्रैक्टर में या जो गाड़ी होती है घरों में, वहां पर एक सुना होगा घर वालों से कि इसमें डायनेमो लगा होता है ना। तो उसको पढ़ेंगे कि डायनेमो क्या होता है। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा। ये थोड़ा सा मुश्किल सा वर्ड लग रहा है आपको हिंदी में। इंग्लिश में इनको कहते हैं एसी और डीसी, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, है ना बेटा। और लास्ट टॉपिक रहेगा आज का हमारा घरेलू परिपथ, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे कि हमारे घरों में जो ये पूरा विद्युत का कनेक्शन होता है, पंखा चल रहा होता है और लाइट जल रही है, तो यहाँ तक ये पूरे तार आए हुए हैं और विद्युत धारा उन्हीं तारों के माध्यम से आ रही है। तो किस तरीके से ये परिपथ पूरा बनाया जाता है। तो बेटा, अपने आप को तैयार करना है। आपको रजिस्टर और पेन साथ में लेके बैठो और चीजों को बिल्कुल फोकस के साथ आप नोट करते जाओ। तो हेडिंग डालिए बेटा पहली, दिष्ट विद्युत जनित्र, या इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, डायनेमो भी कह सकते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि ये है क्या। ये एक मशीन है और ऐसी मशीन है बेटा जो हमें क्या दे रही है, विद्युत धारा देगी। और विद्युत धारा भी कौन सी वाली देने वाली बेटा, दिष्ट विद्युत धारा। दिष्ट विद्युत धारा का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। इससे पहले पार्ट में हमने टॉपिक क्या था, हमने जनरेटर के बारे में पढ़ा। तो जनरेटर जो हमें मतलब क्या देता है, विद्युत धारा देता है, वो प्रत्यावर्ती देता है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या होती है, हम बात करेंगे इसके बारे में। अभी आपको ये समझना है कि जो धारा हमारी क्या हो रही है बेटा, समय के साथ साथ क्या हो रहा है, उसमें उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। ऐसी धारा को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट। और जो ऐसी विद्युत धारा है कि जो समय के साथ बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा बोलते हैं, या उसको इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्ट करंट। तो बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा डायनेमो होता है, या क्या कहूंगा उसको पूरा में, दिष्ट विद्युत जनित्र या दिष्ट विद्युत डायनेमो, इसका जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या मिलने वाला है बेटा, डीसी मिलने वाला है। डीसी का मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट है। और अब कोई भी बात है, कोई मशीन अगर है, मशीन हमें क्या दे रही है, आउटपुट दे रही है। तो लेकिन वो मशीन तभी आउटपुट देगी जब हम कुछ उसको इनपुट देंगे। पहले हमें कुछ अपनी तरफ से उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर वो हमें मतलब कुछ उसके बदले में देगी। तो डायनेमो क्या है कि इसका इनपुट पूछेगा आपसे कि इनपुट क्या होता है। तो बेटा, इनपुट क्या है कि हम यहाँ भी मतलब घुमाने वाले हैं। डायनेमो भी एक तरह से क्या होता है, जनरेटर होता है। बस फर्क ये होता है कि जनरेटर जो हमारा होगा उसमें हमें एसी मिल जाती है, और जो डायनेमो होता है इसमें हमें क्या मिलती है बेटा, डीसी मिल जाती है। ठीक है। तो इनपुट बेटा यहाँ भी क्या होने वाला है, यांत्रिक ऊर्जा होने वाली है। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल बेटा सेम रहेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डायनेमो क्या है, डायनेमो एक हमारा ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है बेटा, किसमें, विद्युत ऊर्जा में। और यही सेम कहानी हमने कहाँ पढ़ी थी, जनरेटर में पढ़ी थी। अभी हम ये चेक करने वाले हैं कि जो पढ़ रहे हैं हम, इसका सिद्धांत क्या है, कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बेटा, अगर मैं प्रिंसिपल सिद्धांत की बात करूंगा तो यहाँ भी प्रिंसिपल क्या रहेगा इसका, ईएमआई। ईएमआई का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। मैंने बताया था कि जब जब जो है चुंबकीय फ्लक्स का जो परिमाण है, जो मान है, उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो उस परिवर्तन की वजह से एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उसी विद्युत वाहक बल की वजह से जो आवेश होता है वो हमारा क्या बेटा, चलना शुरू कर देता है, और उसकी वजह से एक विद्युत धारा हमारी क्या होती है बेटा, पैदा हो जाती है। तो जो सिद्धांत जनरेटर का होता है, विद्युत जनित्र का होता है, वही सिद्धांत हमारा बेटा किसका भी होगा, ये दिष्ट धारा डायनेमो का भी होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सी कहानी मैंने बताई है बेटा। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसकी संरचना पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लिखिए संरचना। तो मोटर की संरचना जैसी थी बिल्कुल सेम संरचना बेटा यहाँ भी होने वाली है, बस थोड़ा सा फर्क रहेगा लास्ट में आके। तो अगर मैं संरचना की बात करूं, देखो पहली चीज इसमें क्या होती है, ये हमारी क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो पहला क्या होगा बेटा, इसमें क्षेत्र चुंबक लगी होती हैं। ठीक है, जो हमने कहाँ भी पढ़ी थी, मोटर में भी पढ़ी थी और जनरेटर में भी पढ़ी थी, सेम है बिल्कुल। इनका काम क्या होता है, एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना होता है। दूसरी संरचना में जो चीज आएगी बेटा, उसको हम बोलते हैं आर्मेचर। आर्मेचर कुंडली कहा जाता है इसको। तो दूसरी चीज क्या है, आर्मेचर कुंडली, जो मोटर और जनरेटर में भी आई थी। आर्मेचर कुंडली के बारे में मैंने बताया था आपको कि ये क्या होता है, एक कच्चा लोहा होगा, सॉफ्ट आयरन कहेंगे उसको हम, उस पर हमने क्या कर दिया, तांबे के तार को लपेट दिया है, और बेटा वो जो चीज बनी है उसी को क्या बोलते हैं हम, आर्मेचर कुंडली। यानी ये देखो, ये ए बी सी डी, ये जो पूरा है यहाँ से, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आर्मेचर कुंडली कह रहा हूँ।
और ये जो हमारा चुंबक लगी है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिण ध्रुव है, ये हमारा क्या है बेटा, क्षेत्र चुंबक का कार्य कर रहा है। बेटा तीसरी चीज इसमें आती है, मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, कुछ हमारे वलय होते हैं और इन वलय को हम क्या बोलते हैं, विभक्त वलय कहते हैं। ठीक है, तो कुछ क्या आएंगे, विभक्त वलय। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें कौन कौन से आ रखे हैं, एक P है और एक क्या बेटा, Q है। तो P और Q यानी कि ये वाली चीज, ये वाली और ये वाली बेटा, ये क्या है, हमारे विभक्त वलय है। ये विभक्त वलय हमारे मोटर में भी आए थे, जनरेटर में नहीं आए थे। वहां पर क्या थे बेटा, हमारे एक स्लिप रिंग वहां पर आ जाते हैं, वलय के वलय ही होते हैं, लेकिन वो हमारे कैसे होते हैं, सर्पी वलय होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वलय कैसे हैं बेटा, ये विभक्त वलय है। यानी मैं फिर रिपीट करूंगा, मोटर में और ये दिष्ट धारा डायनामो में जो बेटा वलय आते हैं वो विभक्त वाले आते हैं। ठीक है, और चौथी चीज जो बेटा आएगी इसमें, जो अभी हम संरचना की बात कर रहे हैं, कार्य विधि में समझा दूंगा बाद में आपको। ठीक है, तो चौथी चीज जो है बेटा, देखो ये देखो यहाँ पर, इसको सपोज करो मैंने M नाम दिया है, इसको मैंने N नाम दे दिया। तो ये जो विभक्त वलय से हमारा जुड़े हुए हैं, इनको बेटा हम ब्रश बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ब्रश। तो इन चार चीजों से मिलकर बेटा हमारा पूरा क्या बनता है, डायनेमो बनता है। अब मैं इसकी समझाऊंगा आपको कार्यविधि की कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो बेटा लिखिए कार्यविधि। तो बेटा कार्यविधि जो इसकी है वो बिल्कुल मोटर के जैसी है, बस थोड़ा सा फर्क होगा। तो बेटा देखते हैं कार्यविधि। सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत क्या था इसका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या बोलता है कि जब किसी समझो कोई हमारा चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स मैंने बताया था कि वो चुंबकीय क्षेत्र जो किसी परिपथ से जुड़ा हुआ है। जैसे ये बेटा मेरा पूरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बहुत ज्यादा होगा। हमें सारे चुंबकीय क्षेत्र से मतलब नहीं है, हमें उस चुंबकीय क्षेत्र को देखना है जो ये हमारा परिपथ है, जो आर्मेचर है ABCD, जो इससे क्या हो रहा है बेटा, पास हो रहा है, इससे गुजर रहा है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र को मैं बोलता हूँ चुंबकीय फ्लक्स। ये बेटा वर्ड मैं पहले बता चुका हूँ पहले के पार्ट्स में, मैं फिर बता रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फ्लक्स में अंतर होता है। चुंबकीय फ्लक्स जो है चुंबकीय क्षेत्र का हिस्सा होता है, वो हिस्सा होता है जो किसी विद्युत परिपथ से बेटा क्या करता है, जुड़ता है, या किसी जो हमारा ये सर्किट होता है उससे क्या करता है, पास होता है। ठीक है, तो खैर मैं आपसे क्या कहूंगा, तो जैसे अब यहाँ से कुछ फ्लक्स हमारा पास हो रहा है, फ्लक्स गुजर रहा है यहाँ से। ठीक है, अगर इस फ्लक्स में कुछ परिवर्तन कर दोगे आप, है ना, तो क्या होगा, उसकी वजह से बेटा एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा और उसी की वजह से हमारी विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होने लग जाती है। और ऐसी विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत धारा बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। बात समझो कि सपोज करो अभी मेरा ये जो आर्मेचर है ये ऐसे है। ठीक है, अब जो भी हमारे यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो या तो इसके ऊपर से जा रही है या इसके नीचे से जा रही है। तो इस केस में जब ये बिल्कुल ऐसे रखा है तो यहाँ से कोई भी मतलब चुंबकीय बल रेखा गुजर नहीं रही है। ठीक है, तो फ्लक्स का मान जो है, फ्लक्स का मान बेटा यहाँ से कितना है, 0 है। कितना है, चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 है। अब जब मैं इसको घुमाना शुरू करूंगा, इस एक्सल लगा दो यहाँ पर, यहाँ से मैं इसको क्या दूंगा, ऊर्जा दूंगा, यांत्रिक ऊर्जा दूंगा। यांत्रिक ऊर्जा की वजह से घूमना स्टार्ट होगा। जैसे ही घूमेगा तो ये जो हमारा आर्मेचर है इस तरह से आएगा। ठीक है बेटा, अब जैसे ही ऐसे आना शुरू करेगा तो जो फ्लक्स यहाँ से पहले बिल्कुल 0 पास हो रहा था, अब कुछ फ्लक्स यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता पास होना शुरू होगा, है ना। और जब ये बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ से क्या होगा बेटा, गुजरने वाला है। तो आपको ध्यान देना है कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब ये होगा कि मतलब एंगल इस तरीके से है। ठीक है, और जब मेरा क्या होगा बेटा, मैंने घुमाना शुरू किया और एंगल कितना हो गया है, लंबवत, मतलब 90 अंश का कोण बना है। तो कहानी क्या होगी बेटा कि फाई का मान जो होगा, ये सारी की सारी लाइन यहाँ से पास होंगी, 1 2 3 4, मैंने 4 रेखाएं बनाई हैं, चारों की चारों बेटा क्या होंगी, पास होंगी। आप समझो कहानी ध्यान से। तो यहाँ क्या हुआ है, 0 से लेकर 4, यानी कि फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो गया है। और हमने चुंबकीय प्रेरण में पढ़ा था कि जब जब फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा तब तब हमारा विद्युत वाहक बल पैदा होगा, और उस विद्युत वाहक बल की वजह से बेटा एक हमारा विद्युत धारा वो जनित होगी। ठीक है, तो इतना होने पे बेटा क्या होगा, इस आर्मेचर कुंडली में एक विद्युत धारा पैदा हो जाएगी, और उस विद्युत धारा की दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। मैं बता चुका पहले भी कि फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम था वो मतलब कब प्रयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग जो है बेटा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से बेटा हम यहाँ से जो विद्युत धारा पैदा हुई है उसकी दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो दिशा मान लो बेटा ये है ना, इस तरीके से हमारा क्या रहा बेटा, ये मतलब ये समझो बात को,
विद्युत धारा आ रही है जो Q से, और ये जो चीज है ये वाली बेटा ये हमारा बाह्य परिपथ है। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक बल्ब लगा दिया है कि अगर यहाँ पर करंट पैदा होगा, विद्युत धारा जनित होगी, तो मतलब देखेंगे कि ये बल्ब हमारा जलेगा या नहीं जलेगा। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या माना कि विद्युत धारा की दिशा हमारी बेटा ऐसे है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। चलो ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया है, फिर हमने इसको फिर घुमाना, मतलब घुमाते रहे। अब 90 से लेके मतलब ये आगे बढ़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, 90 से जब ये 180 के बीच में जाएगा, यानी कि पहले ऐसे था अभी ऐसा हो गया था, अब यहां से ये इस तरह से जाएगा। अब यहां से क्या होने वाला है कि बेटा दिशा बदल रही है। पहले जो ए बी था ऊपर की तरफ को आ रहा था, और ये सी डी जो था नीचे की तरफ को जा रहा था। जब ये यहाँ पहुंच गया, फिर हम उसको घुमा रहे हैं, तो इस बार ए बी नीचे को जा रहा है और सी डी बेटा कैसा आ रहा है, ऊपर की तरफ को आ रहा है। तो इसके घूमने की दिशा बदल गई है, तो विद्युत धारा तो मतलब पैदा होगी, विद्युत धारा तो पैदा होगी, लेकिन बेटा उसकी दिशा बदल जाएगी। ठीक है, अब जो दिशा बदली है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोल आता है इसका विभक्त वलय का। विभक्त वलय का यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल आएगा। विभक्त वलय क्या करेगा, जो विद्युत धारा की दिशा बदल गई थी ये उसको दोबारा से बदल देगा। तो कोई पूछे आपसे कि विभक्त वलय का कार्य क्या होता है, तो ये विद्युत धारा की दिशा को क्या करता है बेटा, परिवर्तित कर देता है। यानी कि विद्युत धारा अगर Q से P दिशा में बह रही थी, तो दूसरी बार भी जब ये हमारा ऐसे मतलब घूमेगा, आगे घूमता रहेगा, तो ये जो बेटा हमारे क्या है, विभक्त वलय है, उस जो विद्युत धारा बनी है उसकी दिशा चेंज हो गई थी, उस दिशा को दोबारा चेंज कर देंगे, और वो जो दिशा है वो पूर्णतः ही बनी रहेगी। यानी पहले अगर करंट Q से P मतलब फ्लो हो रहा था, प्रवाहित हो रहा था, तो बाद में भी वो Q से P फ्लो होता रहेगा। ठीक है बेटा, अब क्योंकि विद्युत धारा की दिशा यहाँ के बाद बदल नहीं रही है, ऊपर भले ही बदल रही है लेकिन यहाँ पर बदल नहीं रही है, तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि यहाँ से जो विद्युत धारा हमें मतलब मिल रही है वो कैसी होने वाली है, वो दिष्ट धारा होने वाली है, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो बेटा इसी को हम कहते हैं क्या, डायनमो कहते हो। डायनमो हमारा इस तरह से काम करता है। अभी इसमें ध्यान आपको क्या देना है कि ये जो ब्रशेज हैं, है ना, जो M और N ब्रशेज है, इनका काम क्या है। देखो जितना भी यहाँ विद्युत धारा हमारी क्या हुई है, बनी है, विद्युत धारा मतलब पैदा हुई है, तो उसको सारी को ये बाह्य परिपथ को ट्रांसफर करना होता है। यही कह दो कि ब्रश का काम जो होता है, जो ये पूरी मशीन है, इसका ये क्या है, आंतरिक परिपथ, और ये क्या है इसका बाह्य परिपथ। तो आंतरिक परिपथ और बाह्य परिपथ में एक कनेक्शन को बिल्ड करना होता है, यानी कि दोनों को आपस में जोड़ कर रखता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम जो है इसकी जो वर्किंग है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि एसी और डीसी में क्या अंतर है। बेटा अभी हमें क्या देखना है कि जो एसी और डीसी होता है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, और डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती धारा एसी को, और दिष्ट धारा कहते हैं बेटा डीसी को। इनको समझना है कि ये क्या होती हैं और इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ मैंने लिखा प्रतिवर्ती धारा, बेटा इंग्लिश में कहेंगे इसको एसी, मतलब होगा इसका ऑल्टरनेटिंग करंट, और दिष्ट धारा को बोलते हैं बेटा डीसी, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। देखो पहला अंतर क्या है, पहला क्या होगा कि जब जो हमारी विद्युत धारा है, अगर वो उसका नेचर कैसा है, प्रतिवर्ती है, उसकी प्रकृति प्रतिवर्ती वाली है, तो उसका परिमाण जो है बेटा वो क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। परिमाण का मतलब क्या हुआ, जो उसका मान है ना, जो उसकी वैल्यू है, उसमें क्या होगा, लगातार परिवर्तन होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एसी जो बनती है वो हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें लगातार परिवर्तन के कारण बनती रहती है, और जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान जब परिवर्तन होगा तो वो कम से ज्यादा भी होता है और ज्यादा से कम भी होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में बेटा लगातार क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, तो जो वहां से विद्युत धारा बनेगी उसका मान क्या होगा बेटा, उसका परिमाण जो है वो लगातार क्या होगा, बदलता रहेगा। और अगर मैं डीसी की बात करूंगा तो बेटा यहाँ उसका परिमाण क्या रहता है, नियत रहता है, कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू अपने आप में कॉन्स्टेंट रहने वाली है। दूसरा अंतर क्या है कि अब बात समझो कि यहाँ पर मैंने बताया था कि दिशा जो है, एसी की दिशा देखो ध्यान से, अगर मैं इसका ग्राफ आपको समझाऊं तो ग्राफ बेटा, इसका ग्राफ देखो ध्यान से, इस तरह ग्राफ होता है कि ये ऐसे इस तरीके से मूव करती है। तो हर पल जो है, हर क्षण पर इसकी जो दिशा है बेटा वो भी क्या हो रही होती है, परिवर्तित हो रही होती है। ठीक है, तो इसकी दिशा में एक जो है एक डेफिनेट टाइम के बाद एक मतलब परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। और अगर मैं बात करूंगा बेटा डीसी की, तो इसकी दिशा भी क्या रहती है, नियत रहती है। अगर मैं डीसी का ग्राफ बनाऊंगा आपके लिए, तो बेटा अगर ये बात समझो कि ये विद्युत धारा है और ये टाइम है, विद्युत धारा और टाइम के बीच में अगर मैं क्या बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा, तो इसका ग्राफ बेटा ऐसे आता है ना। तो ये क्या है, इसमें मतलब टाइम के साथ साथ दिशा इसकी बदल नहीं रही है। थर्ड अंतर क्या होता है, टर्म आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, आवृत्ति, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना, कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर सेकंड में जो पास हो रहे हैं, एक सेकंड में उसके जो कितने मतलब चक्र हैं वो पास हो रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम आवृत्ति बोलते हैं। तो एसी की आवृत्ति इंडिया में बेटा कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है ना। या मैं ये कह सकता हूँ कि जो है
ये 1 सेकंड में 100 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में 100 बार क्या हो रही है बेटा, उसकी दिशा परिवर्तित हो रही है। और अगर मैं बात करूंगा डीसी की, अब डीसी में तो कुछ मतलब ऐसा परिवर्तन हो नहीं रहा दिशा में, तो जब परिवर्तन नहीं हो रहा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 हर्ट्ज होती है। अब अगर ये देखो यहाँ पे लिखा अधिक शक्तिशाली होती है और ये क्या है, कम शक्तिशाली। इसका मतलब क्या है, अगर सेम विभवांतर, अगर विभवांतर दोनों का सेम है, एसी का भी और डीसी का भी, तो सेम विभवांतर से जो विद्युत धारा हमारी पैदा होगी, एसी वाली बेटा ज्यादा शक्तिशाली होती है और जो डीसी वाली है वो उतनी ज्यादा शक्तिशाली नहीं होती है। और बेटा लास्ट अंतर है कि ये जो हमारा प्रतिवर्ती धारा है, तो बेटा प्रतिवर्ती धारा जो हमारी होती है उसको जनरेट करने के लिए बेटा हमें एक विद्युत जनित्र की आवश्यकता होती है। तो ये वाला पॉइंट बेटा यहाँ पर आने वाला है। और अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये क्या है, प्राथमिक सेल होते हैं, कुछ संचायक सेल होते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे टॉर्च वगैरह होती है ना, तो उनमें जो सेल लगे होते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल। संचायक सेल जो घरों में हमारी बैटरी लगी होती है, इन्वर्टर वाली बैटरी, उसको बोलते हैं। और अभी आज हमने पढ़ा था डायनेमो। तो ये 3-4 तरीके ऐसे हैं जिससे हम बेटा क्या कर सकते हैं, दिष्ट धारा को पैदा कर सकते हैं। बस ये वाला पॉइंट आपको इधर लिखना है, इस पॉइंट को आपको इधर लिखना है। तो ये था बेटा हमारा क्या, प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक सर्किट, या बेटा हिंदी में बोलते हैं इसको घरेलू परिपथ। तो आइए पढ़ते हैं घरेलू परिपथ। तो बेटा हमें पढ़ना है घरेलू परिपथ, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक सर्किट। मतलब हमारे घरों में जो ये बिजली के तार होते हैं और जो कमरों के अंदर पंखे लगे होते हैं या विद्युत बल्ब लगे होते हैं, तो वहां तक पूरा जो तार है एक परिपथ बनता है। तो परिपथ कैसे बनाते हैं हम, देखो जब घरेलू परिपथ पढ़ेंगे तो बेटा हमारे घरों में ना मतलब 2 या 3 तार आते हैं, है ना। मतलब जो आइडियल केस है, आदर्श अवस्थाओं में 3 तार आएंगे। पहले का नाम होगा बेटा भू संपर्क तार, इसको हम अर्थिंग वायर कहते हैं। ये हमारा जमीन से जुड़ा होता है, ठीक है। दूसरा तार जो है, हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है अभी के लिए, जो मुख्य 2 तार हैं वो कौन कौन से हैं, विद्युन्मय तार और एक होता है बेटा उदासीन तार। विद्युन्मय तार जो है ये आपने देखा होगा बेटा, ये लाल रंग का होता है, ठीक है। विद्युन्मय तार या इसको हम धनात्मक तार भी कहते हैं। इसका रंग आप प्लीज ध्यान रखना कि विद्युन्मय तार जो होता है इसका रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको धनात्मक तार भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा कौन सा होता है, न्यूट्रल वायर, या कहेंगे उसको उदासीन तार। उदासीन तार का जो कलर है बेटा वो काला होता है, ब्लैक कलर का उसको बनाया जाता है, और इसको मैं ऋणात्मक तार भी कहता हूँ। अब दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि विद्युन्मय तार और उदासीन तार के मध्य एक विभवांतर होता है। वो विभवांतर आप बिल्कुल बेटा ध्यान रखते हैं, वो 220 से 240 वोल्ट के बीच में होता है। तो कहीं कहीं उसको 220 लिखते हैं, कहीं कहीं 240, बात एक ही होगी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विद्युन्मय तार और उदासीन तार के बीच में विभवांतर कितना होता है, तो कितना होगा बेटा 220 वोल्ट। क्यों है विभवांतर, जब विभवांतर होगा वहां से विद्युत धारा बेटा क्या होती है, बहती है। तो विद्युत धारा को मतलब प्रवाहित होने के लिए हमें विभवांतर की आवश्यकता होती है, ठीक है बेटा। अब कहानी कुछ है बेटा कि ये जो 2 तार हैं, इससे मतलब नहीं है अभी आपको, भू संपर्क तार का यूज अभी नहीं होगा, उसको बाद में बता दूंगा। तो ये जो दोनों तार है, विद्युन्मय तार या क्या कहूंगा उसको मैं, उदासीन तार, ये दोनों बेटा एक हमारा बॉक्स में जाएंगे। उस बॉक्स का नाम क्या होता है, मुख्य फ्यूज। जो हमारा विद्युत बोर्ड होता है जहां से बिजली आ रही होती है, सबको पूरा हैंडल करता है, सब स्टेशन कहते हैं उसको। तो उसको उसकी तरफ से बेटा यहाँ पर एक क्या लगा होता है, मुख्य फ्यूज लगा होता है। इसको हम कभी कभी कंपनी फ्यूज भी कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले दोनों तार कहां से जाते हैं बेटा, मुख्य फ्यूज से जाते हैं। ये फ्यूज नियंत्रित करता है कि मैक्सिमम जो है कितना विद्युत धारा मतलब घर में यूज हो सकती है ना बेटा। उसके बाद जो है ये दोनों तार बेटा एक बॉक्स से और जाएंगे, उसको बोलते हैं विद्युत मापी। विद्युत मापी का मतलब होता है, आपने अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगे होते हैं जिसपे रीडिंग लिखी हुई आती है ना, वो बॉक्स देखा होगा। तो उसी बॉक्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, विद्युत मापी कहता हूँ। विद्युत मापी से दोनों के दोनों बेटा क्या होते हैं, पार हो रहे होते हैं। अब यहाँ घर में टोटल कितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, उसका सारा रिपोर्ट बेटा यहाँ पर होता है। और इसी के हिसाब से फिर हमारा मतलब यूनिट आती है और उसको फिर हम बिल का नाम दे देते हैं ना, कितना बिल आया है, ठीक है बेटा। तो सारी कैलकुलेशन वो इसी के हिसाब से होगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो अर्थिंग वायर था, भू संपर्क तार था ना, वो हमारा इस फ्यूज से गुजर रहा है, ना वो हमारा कहाँ जा रहा है बेटा, विद्युत मापी से गुजर रहा है, ठीक है। तो विद्युत मापी से हमारे दोनों तार जा रहे हैं, विद्युन्मय तार और उदासीन तार। उदासीन तार बेटा दोनों के दोनों फिर आगे जाएंगे और एक बड़ा सा बॉक्स होगा, उसको बोलते हैं वितरण बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं। वितरण बॉक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ से आप जो है जितने भी घर में रूम बने होते हैं या जहां जहां आपको बिजली पहुंचानी है, वहां से जो विद्युत का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और बहुत सारे मतलब वहां से वायर जाते हैं बेटा, ठीक है। अब बात समझो कि यहाँ से वितरण होगा, ठीक है। अलग अलग स्विच जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे अपने अपने फ्यूज के साथ।
अब कहानी क्या है, ये सपोज करो मैं एक रूम की बात कर रहा हूँ बस, ठीक है। कुछ तार यहाँ से जा सकते हैं, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, बस मैं एक रूम का केस ले रहा हूँ, बाकी रूम में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होने वाला है। बेटा वितरण बॉक्स से देखो एक तार गया हमारा, जो ये तार कौन सा है, विद्युत में तार आता है यहाँ तक, ठीक है। विद्युत में तार गया ऐसे, और दूसरा कौन सा गया ये वाला, इसको बोलते हैं कौन सा, उदासीन तार है, ठीक है। दोनों तार ये हर रूम में जाने ही जाने होंगे। अच्छा ठीक है, अब इन तारों को हम इस तरह मतलब व्यवस्थित करेंगे कि जो सारे उपकरण हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ना लगाएं, उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, समांतर क्रम में लगाएंगे, है ना बेटा। अब जब पूरे रूम में हमने इस तरीके से दोनों तार को ले गए हम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक ये जो तार जा रहा था, लाइव वायर कहते हैं इसको, विद्युत में तार, एक वायर यहाँ से खींच कर यहाँ ले गए, और एक तार उदासीन तार से खींच के हम यहाँ पर ले गए, और बीच में यहाँ क्या लगाते बेटा, स्विच लगा दिया है। इसी तरीके से हमने जहां जहां कुछ मशीन लगानी है, उपकरण लगाने हैं, वहां के लिए हमने क्या लगा लिया बेटा, स्विच लगा दिया है। अब ये देखो जो स्विच है इसमें 3 होल हैं, एक 2 होल तो किसके हैं, एक होल होगा हमारा लाइव वायर के लिए, और एक होगा किसके लिए बेटा, न्यूट्रल वायर के लिए, विद्युत में तार के लिए, उदासीन तार के लिए। तीसरा जो है यहाँ पे हमें अर्थिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें भूसंपर्क तार का यूज करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से भूसंपर्क तार हम जहां जहां स्विच लगाएंगे वहां 3 प्लग वाला जो स्विच है उसमें हम यूज बेटा करेंगे, ठीक है। अब मैं फिर यहाँ ये लिखा हुआ आपके लिए कि ये विद्युत में तार के बीच में, उदासीन तार के बीच में जो क्या होगा, विभवांतर होगा 220 वोल्ट होने वाला है, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं, और जितने भी उपकरण यहाँ पे लगाएंगे सारे वो हमारा समांतर क्रम में है। इसका मतलब ये हुआ, या इसका फायदा ये हुआ कि हर उपकरण को 220 वोल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि समांतर क्रम में जो हमारा विभवांतर है वो परिवर्तन नहीं होता है, वो हमारा सेम रहता है, ठीक है बेटा। अब मैं बता रहा हूँ कि भूसंपर्क तार का यूज क्या है। देखो कभी कभी क्या होता है, जो हमारा वायर है, जो विद्युत में तार है जिसमें विद्युत धारा है ना बेटा, तो उसमें कब वो क्या होता है कि उपकरण की जो मतलब बॉडी है ना, जो धातु के बने होते हैं उपकरण, उनकी बॉडी से टच कर जाता है ना, तो वहां से क्या होता है, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है, जो हमारे लिए हानिकारक है। तो वो जो बहुत अधिक मात्रा में करंट हुआ है ना बेटा, तो वो इस विद्युत मतलब भू संपर्क तार के माध्यम से जमीन में चला जाता है। इसकी अर्थिंग होती है, ज्यादातर लोग ऐसे बताते हैं कि भू संपर्क तार की जो अर्थिंग है वो मीटर के पास से होती है ना, यहाँ से इसकी अर्थिंग की जा सकती है, या अगर यहाँ से नहीं है तो मतलब पीछे से भी उसकी अर्थिंग हुई हुई आती है, ठीक है बेटा। तो बेटा इस तरीके से हम पूरा मतलब घरेलू परिपथ को समझ सकते हैं बिल्कुल। और क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा इनके बारे में पूछ सकता है कि मतलब विद्युत में तार और उदासीन तार के बीच में विभवांतर कितना होता है। दूसरे बेटा कुछ टर्म्स और हैं इसमें, जैसे एक टर्म हम पढ़ेंगे इसमें, एक वर्ड होता है अतिभार। अतिभार हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम ज्यादा इजी है, उसको कहते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग को समझो एक बार क्या होता है। देखो ओवरलोडिंग क्या होगी, एक परिपथ है, उस परिपथ में हमने एक से ज्यादा मतलब जितनी उसकी क्षमता थी उस क्षमता से ज्यादा जो यंत्र है, उपकरण है, वो लगा दिए हैं। तो जब बहुत ज्यादा उपकरण लगा दिए जाएंगे एक परिपथ में, तो होता क्या है, तो बहुत ज्यादा विद्युत धारा मतलब वो खींचने लग जाते हैं। तो जितनी उसकी कैपेसिटी थी मतलब परिपथ की, उससे ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, और वहां पर जो है उसका वो तार मेल्ट हो सकता है, पिघल सकता है, वहां पे आग लग सकती है। तो बेटा इसी को क्या बोलते हैं हम, अतिभारण, या क्या बोलते हैं इसको, ओवरलोडिंग कहते हैं। बेटा दूसरा टर्म जो आपको सीखना है उसको बोलते हैं हम लघु, बेटा ये टर्म ये काफी आए हुए हैं, लघु पथन। लघु पथन, और बेटा इंग्लिश में इसको शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग इनका मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको ओवरलोडिंग, कि जब मतलब परिपथ है, परिपथ से जो विद्युत धारा आ रही है और लिमिट से ज्यादा अगर वहां से विद्युत धारा बहने लग जाएगी, उसी को बोलते हैं ओवरलोडिंग या अतिभारण। अब मैं बताऊंगा आपको लघु पतन के बारे में। लघु पतन का मतलब ये है कि अगर सपोज करो जो विद्युत में तार था वो हमारा टच कर गया है किसके साथ, उदासीन तार के साथ, है ना। आप देखो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी आपस में मिल नहीं रहे हैं दोनों तार, ठीक है। तो अगर इनके बीच में यहीं पे कुछ क्या हो गया, ये दोनों तार मिल गए हैं, कुछ आंधी वांधी चली और आंधी की वजह से मतलब ये तार यहाँ इस आगे मिल गया है। अब जो करंट था जो पहले घूम रहा था वो यहाँ नहीं जाएगा, अब वो इनके बीच में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं या लघु पतन कहते हैं। इसका परिणाम क्या होगा है, परिणाम इसका ये होगा कि यहीं से बहुत ज्यादा मात्रा में जो है बेटा विद्युत धारा का प्रवाह होगा और यहाँ भी आग लग सकती है और दुर्घटना हो सकती है ना। अब इसको अवॉइड करने के लिए, लघु पतन ना हो, तो हम लाइव वायर में क्या बोलते हैं इसको, विद्युत में तार, विद्युत में तार में बेटा क्या लगाते हैं, फ्यूज लगा देते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा शॉर्ट सर्किटिंग के बाद, है ना बेटा, तो वो वहां से प्रवाहित होगा फ्यूज से, और फ्यूज का तार मेल्ट हो जाता है। तो बेटा हमारा जो पूरा सर्किट था वो नष्ट होने से बच जाता है।
तो इस तरीके से हम ये पूरे मतलब जो ये कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकते हैं। तो बेटा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको मतलब यहाँ से बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम भी आपको कि बेटा ये हमारी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। हम मतलब हमारी टीम ने इसको मतलब तैयार किया है। सारे जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उनको ध्यान में रखकर इसको बताया गया है, और जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स होते हैं उनको भी मतलब ध्यान में रखा गया है। तो बेटा आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे करा रहा हूँ जो मतलब एनसीईआरटी जो बुक है उसमें दिए हुए हैं, और जो हमने मतलब पढ़ा है वो उसी पे आधारित है। जैसे एक क्वेश्चन में दिया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा की उत्पन्न करने की युक्ति, युक्ति मतलब मशीन, वो कौन सी मशीन है जो विद्युत धारा को मतलब उत्पन्न करती है? मैंने बताया था जनरेटर कहते हैं इसको। ऑप्शन देखो क्या है, जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर या मोटर, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? जनित्र होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, किसी एसी जनित्र मतलब एसी जनरेटर की बात कर रहा है तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है। हमने दोनों पढ़े थे, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर हमने दोनों पढ़े। ये पूछा उसका अंतर क्या है बेटा? अंतर देखो, ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूँ। पहला ऑप्शन है, एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में स्थायी चुंबक होता है। ऐसा तो कहीं नहीं था, दोनों में क्या थे? स्थायी चुंबक थे, क्षेत्र चुंबक जो हमने मतलब बताया था आपको। बी ऑप्शन है, डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। और बेटा सी ऑप्शन है, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। डी ऑप्शन है, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक वलय होते हैं, है ना बेटा। तो यही इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। मैंने बताया था कि जो एसी जनरेटर होता है उसमें सर्पी वलय होता है, और जबकि डीसी जो हमने आज ही पढ़ा डायनेमो, उसमें सर्पी वलय नहीं होते, वो विभक्त वलय होते हैं। विभक्त वलय का दूसरा नाम जो है वो क्या होता है? वो होता है बेटा दिक् परिवर्तक। मैंने बताया था कि वो दिशा को परिवर्तन करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लघु पतन के समय, लघु पतन हमने अभी पढ़ा है, लघु पतन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, है ना। कि जब लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर, विद्युत तार और उदासीन तार आपस में मिल जाते हैं, है ना, तो वहां से शॉर्ट सर्किट मतलब करंट उन्हीं के बीच में फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान बताना है परिपथ में। अभी मैंने बताया कि बहुत अधिक मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन सुनो, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, और निरंतर परिवर्तित होता है। अभी बताया मैंने, आंसर क्या होगा इसका? बहुत अधिक बढ़ जाता है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है तथा कौन सा गलत है? पहला कथन है, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोटर का मैंने बताया था कि इनपुट होगी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा। इसका मतलब पहला तो क्या है बेटा? जो विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को, उल्टा हो गया है, विद्युत मोटर क्या कर रहा है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये कथन में कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बी ऑप्शन मतलब बी जो स्टेटमेंट है वो है, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। जनरेटर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है मतलब उस पर कार्य करता है। बेटा सी है जो कथन है, मतलब किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया था ना कि जो मतलब एक वायर है हमारा, एक मैंने मतलब गोल वायर ले लिया है, और वहां से अगर हमारी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वो वायर अपने आप में क्या बन जाएगी? चुंबक बन जाएगी। तो चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनता है चुंबकीय बल रेखाओं से। तो जैसे जैसे हम उसके केंद्र में जाते रहते हैं वो रेखाएं बिल्कुल मतलब जो वृत्त बनते हैं वो सीधे होते चले जाते हैं, ऐसा लगता है वो रेखाएं बन गई है ना। ये क्वेश्चन हो चुका हमारा। और बेटा लास्ट कथन है, इसको देखो, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युत में होता है। देखो बात समझो, मैंने बताया लाल रंग होता है विद्युत में तार का, उदासीन का कलर कैसा होता है? काला। हरा नहीं बताया शायद। तो भूसंपर्क तार जो है इसको हम ग्राउंड वायर या अर्थिंग वायर कहते हैं, वो हमारा बेटा हरे रंग का होता है। अब कथन में दोबारा पढ़ रहा हूँ, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युत में तार होता है। बिल्कुल गलत बात है। हरे वाला कौन सा होगा बेटा? ग्राउंड वायर होगा या अर्थिंग वायर होगा। तो बेटा खैर ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम बेटा बायो पढ़ने वाले हैं। तो अपना ख्याल रखो। कुछ सजेशन, कुछ सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और बेटा पढ़ते रहिए।